हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल फीचर्स या कुछ प्रोसीजर रिलेटेड फीचर्स पर बात करेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। एंजियोप्लास्टी बेसिक्स क्या होता है, टेक्निकल क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। आज स्पेसिफिकली कुछ प्रोसीजर रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि प्रोसीजर जब भी एंजियोप्लास्टी का किया जाता है तो क्या क्या चीज़ें उसमें पेशेंट्स को, रिलेटिव्स को जानने की ज़रूरत है, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ एंजियोप्लास्टी के कुछ टेक्निकल डिटेल्स या कुछ प्रोसीजर रिलेटेड इश्यूज पर हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, एंजियोप्लास्टी करने में टाइम कितना लगता है? सिंपल एंजियोप्लास्टी हो तो 10 मिनट, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी हो तो आधा से 1 घंटा यूजली इतना लगता है ज़्यादातर। अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि एनेस्थीसिया में किया जाता है कि नहीं? यूजली नहीं। लोकल एनेस्थीसिया में इस एरिया को सुन करके हाथ से या पाँव से जो भी एरिया में थोड़ा ज़ाइलोकेन या खुद सुन करने का इंजेक्शन वहाँ पे देकर उसको किया जाता है, नम कर दिया जाता है उस लोकल एरिया को। पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। हाँ, पेशेंट की अगर कंडीशन बहुत ख़राब है, पेशेंट को वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत है, पेशेंट को लंग्स में पानी भर चुका है, पेशेंट ऐसे हालत में नहीं है कि आप उसका एंजियोप्लास्टी कर सको अवेक हालत में, तो फिर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। या प्रोसीजर के दौरान पेशेंट की कोई कंडीशन बिगड़ जाए, धबकारा अनियमित हो जाए, कार्डियक अरेस्ट में चला जाए, वेंटिलेटर की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो वेंटिलेट किया जाता है। पर अदरवाइज रूटीन केस में पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं किया जाता, कोई एनेस्थीसिया नहीं किया जाता। पेशेंट को इवन नींद का इंजेक्शन भी नहीं दिया जाता। अगर बहुत बेचैनी वगैरह हो रही है तो नींद की गोली वगैरह दे सकते हैं, थोड़ा बहुत सीडेटिव्स वगैरह दे सकते हैं, पर यूजली नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के दौरान छाती में दर्द होता है, थोड़ा सा दर्द होता है, खासकर जब हम कुछ सेकंड्स के लिए बलून फुलाते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए पेशेंट को छाती में दर्द होता है। कोई अगर दूसरी ब्रांच में कोई क्लॉट शिफ्टिंग हो या माइग्रेशन हो और छोटा सा अटैक इनिशिएट हो तो थोड़ा पेन हो सकता है, पर यूजली अनलेस पेशेंट बहुत हाइपर सेंसिटिव हो तो पेशेंट को यूजली कोई पेन महसूस नहीं होता कि स्टेंट अगर अंदर प्लेस हो रहा है या मूव हो रहा है, वैसा पेशेंट को कुछ भी महसूस नहीं होता। प्लास्टिक के बाद पेशेंट को चेस्ट पेन होता है क्या? यूजली नहीं होना चाहिए। हाँ, नली को जब आप स्ट्रेच करके ओपन करते हो तो मे भी थोड़ा 1-2 घंटे 4 घंटे पेशेंट को थोड़ा माइल्ड पेन हो सकता है। प्लास्टिक के बहुत दिन बाद तक थोड़ा मस्कुलर पेन हो सकता है। प्लास्टिक के बाद किसी किसी को हार्ट के चारों जो झिल्ली होती है वो अगर अटैक की वजह से उसमें सूजन आ गई है, पेरिकार्डिटिस हो गया है तो उसका पेन हो सकता है। पर यूजली प्लास्टिक के बाद पेन नहीं होना चाहिए, खासकर सिवियर पेन नहीं होना चाहिए। माइल्ड पेन मस्कुलर अगर हो तो इग्नोर कर सकते हैं। कई बार कोलेस्ट्रॉल घटाने की जो स्टैटिन दवा देते हैं उससे भी पेन हो सकता है तो उसे इग्नोर कर सकते हैं। पर सिवियर पेन हो, घबराहट, पसीना हो, इस तरह के अगर सिम्टम्स हो तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो उसमें हमें डिटेल इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है कई बार प्लास्टिक के बाद? यूजली अगर पेशेंट को बहुत सीवियर ईसीजी चेंजेस हो, बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो प्लास्टिक के कुछ दिनों बाद तो चेक एंजियो करना पड़ता है। रूटीनली चेक एंजियो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चेक एंजियो की केसेस किस में किया जाता है, किस में नहीं, ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सीवियर इंडिकेशंस हो, ईसीजी में चेंजेस हो तो ही किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। क्या प्लास्टिक के बाद किसी को सर दर्द होना कॉमन है? यूजली नहीं। हाँ, अगर प्लास्टिक के दौरान लोगों को निकोरैंडल या नाइट्रोग्लिसरीन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो ये सर दर्द हो सकता है। पर हाँ, अगर पेशेंट को सीवियर हेडेक हो रहा है और साथ में बोलने वगैरह में तोतलाहट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, तो फिर उनको ब्रेन में कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं होगी, ब्रेन में कोई क्लॉटिंग तो नहीं होगी, कोई लकवा तो नहीं हो गया, उस चीज़ के लिए इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। रूटीनली पेशेंट को हार्ट अटैक के बाद हेडेक नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इंजेक्शन या दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है, माइल्ड पेन में खासकर। सिवियर पेन हो तो डेफिनेटली आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हार्ट अटैक के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट कितने देर में होश में आता है या नॉर्मल बात करने लगता है? ऑलमोस्ट इमीडिएटली आप पेशेंट को कैथ लैब से शिफ्ट करते हो और वो बात करता होता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना हम इसमें एनेस्थीसिया देते हैं ना नींद का इंजेक्शन देते हैं, तो कोई अनकॉन्शियसनेस की स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है, तो पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, बात करता रहेगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोसीजर के दौरान कोई सिडेशन करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो तो ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं।
हाँ, कभी कभार ये होता है कि एनेस्थेटिस्ट को बुला के ज़रूर रखना पड़ता है कि अगर खासकर टफ प्लास्टी है, कॉम्प्लिकेटेड केस है, पेशेंट के ड्यूरिंग प्लास्टी जान जाने का खतरा है, हार्ट अटैक वाला पेशेंट है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, मल्टीपल स्टेंट्स करने हैं, तो कभी कभी स्टैंड बाय मोड पे एनेस्थेटिस्ट को बुलाया जाता है कि वो आके खड़ा रहे प्रोसीजर के दौरान। इसका कारण ये है कि जब पेशेंट की कंडीशन बिगड़ेगी उस समय आप एनेस्थेटिस्ट को फ़ोन करोगे भाई घर से आ जा, तब तक वो घर से आएगा तो कम से कम 15-20 मिनट निकल जाएंगे, तो वैसे केस में तब तक पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसलिए कई बार टफ केसेस में एंजियोप्लास्टी में एनेस्थेटिस्ट को स्टैंड बाय रखा जाता है कि अगर कुछ हो तो विद इन सेकेंड्स वो पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना है, या पेशेंट को नींद का कोई इंजेक्शन देना है, या पेशेंट की हीमोडायनेमिक्स अगर चेंज हो रही है तो उसमें वो पेशेंट को मैनेज करने में मदद कर सकता है। तो टफ केसेस में और हार्ट अटैक के केसेस में एनेस्थेटिस्ट को स्टैंड बाय के लिए बुलाते हैं, हमेशा उनकी ज़रूरत पड़े ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये बोलना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार लोग चार्जेस के लिए बोलते हैं कि एनेस्थेटिस्ट जब बेहोश किया ही नहीं तो एनेस्थेटिस्ट का चार्जेस क्यों। ऑब्वियसली अगर आप डॉक्टर को बुला के रखोगे और वो 1 घंटे तक प्रोसीजर के दौरान खड़ा रहेगा तो चार्जेस तो रहेंगे, तो इसलिए एनेस्थेटिस्ट को कभी कभी बुलाना पड़ता है। ज़्यादातर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन नहीं हो और पेशेंट को अगर वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं हो तो एनेस्थीसिया नहीं देते। बहुत अनकोऑपरेटिव अगर पेशेंट है तो देना पड़ता है। नींद का इंजेक्शन वगैरह ज़्यादा देने से, या ज़्यादा कई लोग बोलते हैं कि मेरे को बहुत घबराहट होती है, आप मेरे को नींद का इंजेक्शन दे दो, कई बार वो रेस्पिरेटरी या सांस की गति को कम कर सकता है, डिप्रेशन कर सकता है, कई बार पेशेंट को सडनली रेस्पिरेशन बंद भी हो सकता है। तो इसलिए रूटीनली कभी किसी को हम एनेस्थीसिया या नींद का इंजेक्शन नहीं देते जब तक कोई और कारण से हमें मजबूर नहीं हो वैसा इंजेक्शन देने के लिए। ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी के बाद बेड रेस्ट कितने दिन की ज़रूरत है? बेड रेस्ट ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी के 2 दिन के बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, दूसरे दिन के बाद ही पेशेंट चलना चालू कर सकता है। इनफैक्ट पेशेंट को अगर एंजियोप्लास्टी थिएटर से भी अगर हाथ से किया हो तो चलते हुए भेज सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो इसलिए एंजियोप्लास्टी में बेड रेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, हार्ट अटैक की वजह से अगर पेशेंट को एंजियोप्लास्टी किया है तो अटैक के लिए थोड़ा बेड रेस्ट होता है, पर वो कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं है, चलना फिरना सब पेशेंट कर सकता है। ड्यूटी अपना ज्वाइन करना मे बी 15 डेज़ के बाद करे तो ज़्यादा सेफ रहता है। एंजियोप्लास्टी में एडमिशन कितने दिन की ज़रूरत है? अराउंड 2 से 3 दिन एडमिशन रखते हैं। 48 घंटे के बाद आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। रखने का इंडिकेशन ये है कि पेशेंट को बाय चांस अगर स्टेंट में कोई क्लॉटिंग या थ्रोम्बस या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कुछ इश्यूज होते हैं तो उसे मैनेज किया जा सकता है। ज़्यादातर हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं पहले 48 घंटे में आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। तो 48 घंटे थोड़ा सा क्रिटिकल पीरियड रहता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान लाइफ का रिस्क होता है क्या? यूजली सिंपल इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी में लाइफ का रिस्क 1% से भी कम होता है। कॉम्प्लिकेटेड और हार्ट अटैक के सेटिंग्स में अगर आप एंजियोप्लास्टी करते हैं तो रिस्क 10 गुना ऑलमोस्ट बढ़ जाता है, 8 से 10% तक पहुंच जाता है। इवन सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी के बाद भी पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक आने से पहले करना चाहिए, हार्ट अटैक आने के बाद नहीं। क्योंकि हार्ट अटैक आने के पहले अगर आपने एंजियोप्लास्टी की रिस्क 1% है, बाद में किया तो उसी नली में उसी जगह पे एंजियोप्लास्टी करने में 10 गुना रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए हार्ट अटैक आने के बाद की भी एंजियोप्लास्टी में, एंजियोप्लास्टी के दौरान और उसके बाद थोड़ा जान का रिस्क रहता है। ज़्यादातर जो भी एंजियोप्लास्टी रिलेटेड या स्टेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं पहले 24 से 48 घंटे में ही होते हैं। ये पीरियड सबसे क्रूशियल होता है। जो पीरियड का स्टेंट का क्लॉटिंग भी होगा, या दवा का रिएक्शन होगा, या दवा से ब्लीडिंग होगी, इन्फेक्शन होगा, प्रॉब्लम होगी, वो पहले 48 घंटे में ही होने का चांस है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ये 48 घंटे अच्छे से निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स होने का चांस 1-2% से भी कम होता है। 0 नहीं होता, 1-2% से भी कम होता है। ज़्यादातर हार्ट अटैक के बाद जो रिस्क है वो एंजियोप्लास्टी के बाद भी किसी को हार्ट फट सकता है, दबकारा अनियमित हो सकता है, हार्ट से क्लॉट निकल के ब्रेन में जा सकता है, दवा की वजह से किडनी फेलियर हो सकती है, दवा की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। भले सब तरह के रिस्क 1-1% ही है, लेकिन थोड़ा रिस्क तो रहता है। ज़्यादातर जितना कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, जितना बड़ा हार्ट अटैक है, जितना लो बीपी है, पहले से कितना किडनी का प्रॉब्लम है, पहले से कितना हार्ट का प्रॉब्लम है, पंप फंक्शन कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर पेशेंट का रिस्क डिसाइड होता है। डायरेक्टली कह पाना मुश्किल है कि ये पेशेंट आया और उसका कितना % रिस्क है कैलकुलेट करके बता दें तो वो मुश्किल है। और जो रिस्क हम बोलते भी हैं वो यूजली अंदाज होता है कि लगभग 5 से 10% रिस्क होगा या 2% रिस्क होगा, वो एक अंदाज होता है। कोई ऐसा फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती कि इसमें इतना % रिस्क होगा, ऐसा कोई यूजली कैलकुलेशन नहीं होता। इसमें रिस्क एक अंदाज ही होता है कि मोर और लेस इतना टफ प्लास्टी और ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो इतना रीब्लॉकेज का चांस, इतना क्लॉटिंग का चांस, इतना ब्लीडिंग का चांस, इस तरह का रिस्क पेशेंट को हो सकता है। ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी के 1 घंटे के बाद आप पेशेंट को थोड़ा लिक्विड फूड दे सकते हैं और उसके 1-8 घंटे के बाद पेशेंट को थोड़ा सॉलिड फूड दे सकते हैं। तुरंत नहीं देना चाहिए क्योंकि कई बार अगर पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन से थोड़ा वॉमिट अगर हो जाए तो वो
अगर आपने कुछ खाना वाना दिया तो उसको श्वास की नली में जा सकता है, एस्पिरेट कर सकता है, जिसकी वजह से जान का खतरा हो सकता है। और दूसरा ये कि अगर स्टेंट रिलेटेड कुछ भी पहले 1-2 घंटे में प्रॉब्लम भी होती है और आपको रिपीट प्रोसीजर या चेक एंजियो लेना पड़ता है, ज़्यादातर कुछ भी अगर होता है तो पहले 1-2 घंटे में ही सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो वो दौरान आप पेशेंट को खाली पेट रखें तो थोड़ा अच्छा है कि बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो आप पेशेंट को तुरंत ले सकते हैं। ज़्यादातर आप उसको कोई भी तरह का जूस दे सकते हैं, थोड़ा सा लाइट जूस दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी या बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप उनको सॉलिड फूड्स 1-2 घंटे के बाद दे सकते हैं। थोड़ा मैश्ड या बॉइल्ड फूड इनिशियली दीजिए, दलिया खिचड़ी या इस तरह की चीज़ें, और बाद में फिर आपको उनको अगले दिन से रेगुलर खाना दाल साग सब्जी दे सकते हैं। ऑयली स्पाइसी जंक फूड नहीं देना चाहिए। एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट को हाइड्रेशन रखना ज़रूरी है, पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं वो किडनी के द्वारा ही फ्लश आउट होता है। तो आपको ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है, एटलीस्ट एंजियोप्लास्टी के 10-15 दिन बाद तक भी ज़्यादा पानी पीते रहें तो अच्छा है। सीवियर अगर हार्ट फेलियर हो या बहुत ज़्यादा किसी को हार्ट का पंपिंग का प्रॉब्लम हो तो फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, अदरवाइज ज़्यादा पानी पिए तो अच्छा है एंजियोप्लास्टी के पहले 10-15 दिन। ज़्यादातर अगर किसी को हार्ट फेलियर नहीं है और वो लॉन्ग टर्म भी ज़्यादा पानी पीना चाहे तो कोई मना नहीं है, पर पहले 10-15 डेज अगर वो इसको फॉलो करे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाए तो चलेगा। सीवियर अगर हार्ट फेलियर है, चलने में सांस वास फूल रही है और यूरिन आउटपुट अगर कम आ रहा है तो वैसे केस में आपको कई बार डॉक्टर के साथ डिस्कस करके पूछना पड़ेगा कि कितना पानी लेना है। अगर किसी का पंप फंक्शन 20% से भी कम है या 20 से 25% तक है और सांस का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी करना पड़ता है, पर ऑब्वियसली वैसे पेशेंट में किडनी का भी थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है। तो आज के टॉपिक में हमने एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बात की, एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन जो दिमाग में आते हैं लोगों के उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, कोई सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हैं और जस्ट ब्रीफ समरी चाहते हैं टॉपिक्स का, उनके लिए रिसेंटली हमने यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत सारे अपने चैनल पर अपलोड किए हैं 1-1 मिनट में, जिसमें हम टॉपिक के अलग अलग इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर्स आपको बताते हैं, ब्रीफ समरी बताते हैं जो आपके लिए रेलिवेंट है। तो आप चाहे तो उनको देख सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं जानना है या जो उतने लंबे वीडियोज़ नहीं देखना चाहते हैं। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को इन तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू।